हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुक टॉक, जहाँ पर मैं हर सेकंड एंड फोर्थ सैटरडे किसी न किसी बुक की समरी आपके सामने लाता हूँ या फिर रिकमेंडेशन आपके सामने लाता हूँ। और आज जिस बुक के बारे में मैं बात करने वाला हूँ वो है कैल न्यूपोर्ट ने लिखी हुई, इस साल पब्लिश हुई स्लो प्रोडक्टिविटी के बारे में। कैल न्यूपोर्ट ने इस बुक में 3 प्रिंसिपल हमें बताए हैं, जिसे फॉलो करने के बाद अगर वो 3 प्रिंसिपल हम फॉलो करते हैं, अपनी जिंदगी में स्लो प्रोडक्टिविटी ला सकते हैं, प्रोडक्टिव बन सकते हैं विदाउट बर्नआउट। तो कौन से वो 3 प्रिंसिपल है, चले जानते हैं। लेट्स बिगिन। प्रिंसिपल नंबर 1, डू फ्यूअर थिंग्स। अक्टूबर 1811 लंदन न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आता है, अ न्यू नॉवल बाय लेडी। पता नहीं ऐसा क्यों, लेकिन शायद उस वक्त नॉवेल लिखने की भी इतनी फ्रीडम लेडीज को नहीं थी, इसलिए वैसा आता है। एक लेडी न्यू नॉवेल पब्लिश करना चाहती है, लेकिन अपना नाम सबको नहीं बताना चाहती, और बाद में उस लेडी को आइडेंटिफाई किया जाता है लेडी ए के नाम से। और कुछ हफ्ते बाद जब वो नॉवेल रिलीज होती है तो उस नॉवेल का नाम सबको पता चलता है, जिसका नाम होता है सेंस एंड सेंसिबिलिटी। बुक का नाम सुनते ही आपको पता चल गया होगा कि मैं किस लेडी के बारे में बात कर रहा हूँ, और वो ऑथर का नाम क्या था। उस ऑथर का नाम था जेन ऑस्टिन। जेन ऑस्टिन ने कम से कम 10 से 12 साल अपने जिंदगी के स्पेंड किए थे उस मैन्युस्क्रिप्ट को तैयार करने के लिए, उस नॉवेल को लिखने के लिए, या फिर बहुत सारे नॉवेल्स लिखने के लिए स्क्रिप्ट मैन्युस्क्रिप्ट जो होते वो इकट्ठा किए थे, लेकिन 10 साल तक कोई नॉवेल नहीं लिखा था। सेंस एंड सेंसिबिलिटी पब्लिश होने के बाद इतनी पॉपुलर हो जाती है कि क्लासिक बन जाते हैं, और उसके बाद 5 सालों में जेन ऑस्टिन और 3 क्लासिक बुक लिखती है। उन 3 नॉवेल का नाम है प्राइड एंड प्रेजुडिस, मैनफील्ड पार्क एंड एमा। जेन ऑस्टिन की लाइफ कितनी स्ट्रगल से भरी थी, या फिर उनकी प्रोडक्टिविटी अच्छी थी या बुरी थी, इसके बारे में कुछ नहीं पता होता। बहुत सालों तक उन्हें पता नहीं चलता, किसी को नहीं पता चलता। और 1869 में उनके नेफ्यू उनकी एक बायोग्राफी लिखते हैं, और उसमें सब कुछ बताते हैं कि वो कितनी प्रोडक्टिव थी या फिर उनकी लाइफ कैसे थी। उस बायोग्राफी से पता चलता है कि जेन ऑस्टिन कोई रश में लिखने वाली या फिर ग्राइंड इट नाउ करने वाली या फिर बहुत ही हसल करने वाली लेडी नहीं थी। उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ही स्लो थी। जेम्स जेन ऑस्टिन की बायोग्राफी में लिखते हैं कि जेन कोई उनके महलों में रहने वाली, जैसे कि उनके बुक्स में कैरेक्टर थे, आलीशान महलों में रहने वाली ऐसी कोई लेडी नहीं थी, बल्कि उन्हें बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ा। उनके घर में बहुत सारा काम था, उन्हीं को करना पड़ता था, और बुक्स लिखने में उन्हें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था, क्योंकि जेन के पिता जो है वो बॉयज़ स्कूल चलाते थे, और बॉयज़ स्कूल का मील तैयार करना या फिर अपने घर का पूरा काम करना, इन सब में ही पूरा वक्त निकल जाता था कि जेन ऑस्टिन को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतने सारे ऑब्लिगेशन होने के बाद भी, इतने सारे उनके ऊपर कमिटमेंट होने के बाद भी उन्होंने बुक्स कैसे लिखी। 1796 में जेन ऑस्टिन के पिता उनका जो बॉयज स्कूल है वो बंद कर देते हैं, शट डाउन कर देते हैं। उसके बाद जेन ऑस्टिन को बहुत टाइम मिला, बहुत ही उनको एक फ्री टाइम मिला और अपने बुक को कंप्लीट करने के लिए, और उसके बाद उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ गई। इतना फ्री टाइम मिलने के कारण 10 साल में उन्होंने जो मैन्युस्क्रिप्ट कलेक्ट किए थे उसको एक्चुअल बुक में कन्वर्ट करने का टाइम आ गया था, और उन्होंने धीरे धीरे कर 5 सालों में 3 क्लासिक बुक लिखे। यही बात कैल न्यूपोर्ट हमें बताना चाहते हैं कि अगर तुम्हें प्रोडक्टिव होना है, स्लो प्रोडक्टिविटी अपनी जिंदगी में लानी है, तो डू फ्यूअर थिंग्स। अपने ऑब्लिगेशंस कम करो, अपने कमिटमेंट कम करो, डिस्ट्रैक्शन कम करो। अभी तो डिस्ट्रैक्शन बहुत बढ़ गया है, हमारे पास घर का काम करना हो या ना हो फिर भी हम बिजी होते हैं अपने फ़ोन में, हमेशा स्क्रॉल करते वक्त सोशल मीडिया के कारण, या फिर बहुत सारी जो एंटरटेनमेंट के हमारे पास साधन है उसके कारण हमारा टाइम बहुत ही उसमें बिजी हो चुका है। इसलिए ये ऑब्लिगेशन कम करने के लिए कैल न्यूपोर्ट हमें इंकरेज करते हैं। और डू फ्यूअर थिंग्स इसी में आता है कि हमारी डिस्ट्रैक्शन जो है, ऑब्लिगेशन है, उसको कम करना है। उसके बाद ही आपको टाइम मिलेगा वो काम करने के लिए जो आपको रियली करना चाहिए। प्रिंसिपल नंबर 2, वर्क एट अ नेचुरल पेस। ज्यादा जल्दी करने की जरूरत नहीं है, रश करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा हसल करने की जरूरत नहीं। जो आपका पेस है, जो आपका कांस्टेंट स्पीड है, उसी में काम करो। फॉर एग्जांपल अगर बात करूं तो वी विजेंद्र प्रसाद जो बाहुबली के राइटर है और एस.एस. राजमौली के पिता है, उन्होंने बाहुबली इस मूवी को लिखना शुरू किया 2009 में, और मूवी रिलीज हुई 2016 में। 2009 में उन्होंने एक स्टोरी अपने बेटे को सुनाई, एस.एस. राजमौली को सुनाई, जब वो मगधीरा की शूटिंग कर रहे थे या फिर मगधीरा कंप्लीट हो गई थी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं इस मूवी के लिए वर्क कर रहा हूँ, और राजमौली ने कहा कि इसे और डेवलप करो, इस स्टोरी को और डेवलप करो। उसके बाद और 2-3 साल स्टोरी को लिखना शुरू किया। बिल्कुल भी किसी तरीके से उन्होंने जल्दी नहीं की, उन्होंने कैरेक्टर पर बहुत ध्यान दिया, उन्होंने उस वर्ल्ड बिल्डिंग पर बहुत ध्यान दिया।
उन्होंने उस कैरेक्टर को और बढ़ाने के लिए और अच्छा बनाने और बिग स्केल पर कैसे लेके जाए। उसके बाद जब एस एस राजमौली को स्टोरी मिली तो उन्होंने स्क्रीन प्ले लिखना शुरू किया। उन्होंने भी वो भी बिल्कुल भी अपनी स्क्रीन प्ले लिखने में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। वो भी अपने स्क्रीन प्ले लिखने में उन्होंने भी टाइम लिया, अपना जो नेचुरल उनका पेस है उसी में उन्होंने काम किया और धीरे धीरे उस जो कैरेक्टर को और बढ़िया करने की कोशिश की और लार्ज स्केल पर कैसे इसे दिखाया जाए और जैसे इंटरेस्टिंग सीन कैसे डाले जाए या फिर इस सीन को कैसे और बेहतर किया जाए, इस पर उन्होंने कॉन्सेंट्रेट किया। अपना नेचुरल स्पेस उन्होंने नहीं छोड़ा कि मुझे इस टाइम तक मुझे ये मूवी रिलीज करने हैं वगैरह वगैरह, नहीं, उन्होंने पूरा टाइम लिया और फाइनली ये सब कुछ करने के बाद 7 साल बाद बाहुबली 2016 में रिलीज हुई और तब से हमारे इंडियन सिनेमा का प्राइड बन चुकी है। यही कैल न्यूपोर्ट हमें बताना चाहते हैं कि अपना नेचुरल पेस कभी मत छोड़ो, नेचुरल पेस में ही काम करो, ज़्यादा रश या फिर हसल करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे देखा जाए तो अभी के ज़िंदगी में हमें यही सिखाया जाता है कि जल्दी करो जल्दी करो। हमारे बॉसेस हो या फिर हम जहाँ काम करते हो वहाँ कोई भी हो, मैनेजर हो HR हो, हमें जल्दी जल्दी काम कर कर फिनिश करने के लिए कहते हैं। इसलिए हमें आवरली टास्क दिया जाता है, डेली टास्क दिया जाता है या फिर वीकली मंथली टास्क दिया जाता है। उसमें हम जल्दी जल्दी में कैसे भी काम कर कर निकलना चाहते हैं और अपना नेचुरल पेस से ज़्यादा हम काम करते हैं। ऑथर ने जो अपनी बुक में एग्जांपल दिया है वो दिया है न्यूटन का। न्यूटन ने 1655 तक ग्रेविटी के बारे में कुछ भी रिसर्च करना हो या फिर कुछ भी हो इतना सीरियसली नहीं लिया था। 1655 से आगे उन्होंने उस बात को सीरियसली लिया, लेकिन उसके बाद 15 साल उन्हें लगे। 1670 तक उन्होंने वेट किया, पूरी तरीके से रिसर्च किया और उसके बाद 1670 में उन्हें लगा कि जो इनवर्स स्क्वायर लॉ है वो दुनिया के सामने वो ला सकते हैं। यही बात ऑथर हमें स्लो प्रोडक्टिविटी में बताना चाहते हैं कि जो अपना बहुत ही ज़रूरी काम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपनी लाइफ में जो लॉन्ग टर्म आपका गोल है, उसके लिए जो आप काम करते हो वो अपने नेचुरल पेस में काम करो और उसे करते वक्त ऑब्लिगेशन जो है या फिर जो भी आपकी कमिटमेंट है वो कम करो, जिससे आपको कम काम करना पड़े और ज़्यादा ध्यान अपने जो मेन काम है उस पर आपका ज़्यादा जाए। प्रिंसिपल नंबर 3, ऑब्सेस ओवर क्वालिटी। अपने ऑब्लिगेशन को कम करना हो, कम काम करना हो या फिर अपने नेचुरल पेस में काम करना हो, ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन स्लो प्रोडक्टिविटी की असली बात तब आती है जब आप इन दोनों कंपोनेंट को कंसिडर कर कर तीसरा जो है उस पर ज़्यादा ध्यान दे। और अगर उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया तो आपका काम जो है वो एवरेज ही रहेगा। और वो तीसरा प्रिंसिपल वही है, क्वालिटी पे ऑब्सेस रहो, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। बाहुबली मूवी भी एक एवरेज मूवी बन जाती है अगर उसे ज़्यादा क्वालिटी पर ध्यान नहीं दिया होता, लेकिन उसके लिए SS राजमौली ने और ज़्यादा मेहनत की, फिल्म मेकिंग में और ज़्यादा अच्छे बनने की कोशिश की, और ज़्यादा अच्छे एंगल या फिर और ज़्यादा अच्छा सीन क्रिएट करना या फिर और ज़्यादा आर्ट डायरेक्टर पे ध्यान देना, आर्ट और अच्छा बनाना या फिर एडिटिंग में और अच्छा बनाना। क्योंकि लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया तो स्क्रीन प्ले में भी बहुत अच्छा टाइट स्क्रीन प्ले रखना, इंटरेस्टिंग रखना या फिर कॉस्ट्यूम डिजाइन से लेकर पूरे एक्शन कोरियोग्राफी हो, कुछ भी हो, सब पर उन्होंने बहुत ध्यान दिया। और उसके लिए बहुत टाइम लगेगा तो भी चलेगा, बहुत पैसे लगेंगे तो भी चलेंगे, VFX पर उन्होंने ज्यादा ध्यान दिया। यानी मतलब ये है कि उन्होंने क्वालिटी पर बहुत ही ऑब्सेस थे, वो क्वालिटी उन्हें अच्छी ही चाहिए थी। यही खासियत है SS राजमौली की कि वो हर एक मूवी बहुत ही क्वालिटी से भरी हुई बनाते हैं और बहुत टाइम लेते हैं बनाने के लिए। जैसे यूट्यूब के वर्ल्ड में बताया जाता है कि डेली वीडियोस मत डालो, डेली वीडियोस डाले तो आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, वैसा ही है। अगर मैं डेली वीडियोस डालने लगा तो मेरा कंटेंट भी अच्छा नहीं होगा, मुझे कंटेंट लिखने में टाइम नहीं मिलेगा, और अगर क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो लोग मेरी वीडियो बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। तो यही वो 3 प्रिंसिपल थे जो स्लो प्रोडक्टिविटी इस बुक में कैल न्यूपोर्ट ने हमें समझाने की कोशिश की है। उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं और बहुत ही ज़्यादा डिटेल में उन्होंने ये समझाया है। तो जल्दी से मैं समराइज कर देता हूँ कि वो 3 प्रिंसिपल कौन से हैं। फर्स्ट, डू फ्यूअर थिंग्स, ऑब्लिगेशन कम करो, डिस्ट्रैक्शन कम करो। सेकंड, वर्क एट अ नेचुरल पेस, अपने नेचुरल पेस में काम करो, ज़्यादा हसल करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। एंड थर्ड, ऑब्सेस ओवर क्वालिटी, क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पे ध्यान दो और जल्दी जल्दी में ख़त्म करने की कोशिश मत करो। और अगर अपनी प्रोडक्टिविटी और बढ़ाना चाहते हो तो 20 सेकेंड रूल आपको ज़रूर पता होना चाहिए। इसलिए अगर आपने 20 सेकेंड रूल क्या है आपको पता नहीं है तो इस वीडियो को ज़रूर देखना, मैं हाईली रिकमेंड करूँगा। मैं आपको उसी वीडियो में मिलूँगा। बाय फॉर नाउ।